सभी प्यारे प्रशिक्षकों को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी डीएलएड अर्थात पीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के अंतिम प्रश्न पत्र कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर में आज जो चर्चा करेंगे वो प्रीवियस ईयर 2019 के पेपर के बारे में बात होगी। 2018 का प्रश्न पत्र कराया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो कंप्यूटर का प्लेलिस्ट बनाया गया है कंप्यूटर सीरीज के नाम से, आप वहां पे जाकर के देख लीजिए। उसी में 2018 का प्रश्न पत्र मिल जाएगा। ठीक है, तो आज जो इस वीडियो में बात करेंगे वो 2019 का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे हम लोग, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों को अब ये पता भी हो गया होगा कि हमारा कौन कौन सा सब्जेक्ट 25 नंबर का होता है, कौन सा सब्जेक्ट 50 नंबर का होता है। तो आपको उसी में आपका ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी आपका 25 नंबर का है। ठीक है, 1 घंटे का प्रश्न पत्र होता है। 1 घंटे में आपको 25 नंबर के प्रश्न को हल करना होता है। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो बढ़िया नंबर आपको मिल जाता है। जैसे 25 नंबर का आप इसमें भी अच्छे नंबर ला सकते हैं, उसके बाद मैथ में ला सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की बहुत सारे बच्चों की क्वेरी ये होती है कि सर संस्कृत में बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो संस्कृत शिवानी मैम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से वो पढ़ा रही हैं। ठीक है, क्योंकि उनका सब्जेक्ट संस्कृत रहा है तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रही हैं। आप वहां से संस्कृत को पढ़ लीजिए, श्योर है कि अच्छे नंबर आएंगे। संस्कृत और मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें 25 में 25 नंबर आ जाते हैं। यानी 25 में 25 का मतलब जितने पूर्णांक होते हैं उतने मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ क्लासेस को देख लीजिए अच्छी तरीके से। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिए और उस चीज को देख करके उसका सोल्यूशन कर दिया जाएगा। ठीक, और वहां उन्होंने बता भी रखा है कि संस्कृत में क्या क्या चीजें आपको इम्पोर्टेंट है जो आपको याद करनी है, क्योंकि संस्कृत में कुछ चीजें याद जरूर, जब तक वो याद नहीं रहेगी तब तक आप नहीं कर पाएंगे। जैसे विभक्ति वगैरह होती है और उसमें क्या धातु रूप होता है, शब्द रूप होता है। ये सब सारी चीजें अगर आपको याद नहीं रहेंगी तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, क्योंकि यही से सारे प्रश्न घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए वो तो संस्कृत की बात रही, आपको इसलिए बता दिया जाएगा कि बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि संस्कृत में दिक्कत हो रही है। तो संस्कृत क्लासेस चल रही हैं, आप वहां जाके देख लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटक कंप्यूटर के दूसरी पीढ़ी में प्रयोग किया गया? वैक्यूम ट्यूब, आईसी चिप, ट्रांजिस्टर, डायोड। तो हम अगर बात कर लें कंप्यूटर की पीढ़ियों की बात कर लें तो कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी जो थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ये किस पीढ़ी में प्रयोग किया गया था? प्रथम कंप्यूटर यानी प्रथम पीढ़ी में। कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। प्रत्येक ऑप्शन को समझ लीजिए आप। आईसी चिप, जो आपकी आईसी चिप है, आईसी चिप ये तृतीय कंप्यूटर के तीसरी श्रेणी में है, अर्थात तृतीय तृतीय पीढ़ी में आईसी चिप का जो प्रयोग किया गया ये तृतीय पीढ़ी में, कंप्यूटर की तीसरे पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग किया गया। आईसी चिप मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। ठीक है, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड ग्रेटेड सर्किट। सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का जो प्रयोग किया गया वो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में प्रयोग किया गया। ठीक है, जो प्रथम प्रकार का कंप्यूटर था उसमें कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा हुआ करता था। फिर जब दूसरी प्रकार का कंप्यूटर आया, दूसरी प्रकार के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया? ट्रांजिस्टर का। इसी में दूसरी प्रकार के यानी दूसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। जब प्रथम प्रकार का कंप्यूटर आया था तो उसमें वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था और उसका आकार बहुत बड़ा था। लेकिन जब दूसरी प्रकार का द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर आया तो उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया और उसका आकार प्रथम वाले यानी कि पहली पीढ़ी वाले कंप्यूटर से काफी छोटा हो गया। ठीक है, फिर जब तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर आया तो इसका आकार और भी छोटा हो गया, यानी
द्वितीय प्रकार के कंप्यूटर की श्रेणी से भी ज्यादा इसमें ये छोटा हो गया। यानी जो दूसरी पीढ़ी थी उससे भी छोटा आकार तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का हो गया। और बात आती है डायोड की। ठीक है, अब डायोड का प्रयोग किसमें किया गया? तो जो डायोड का प्रयोग किया गया वो अगली पीढ़ी में प्रयोग किया गया। और जैसे आपका चतुर्थ पीढ़ी की अगर हम बात करें, चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर, चतुर्थ पीढ़ी की कंप्यूटर की बात करें तो इसमें LIC लगाया गया है, LIC, लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका प्रयोग किया गया, लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। और उसके बाद पंचम जो श्रेणी आया, पंचम पीढ़ी आई, तो पंचम पीढ़ी में, पंचम प्रकार की पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया? वेरी लार्ज, VLIC, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो यहाँ जो इसका आंसर था वो हमारा ट्रांजिस्टर। अगला प्रश्न की, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है? क्या कहलाती है? यानी वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है सर्च इंजन। स्पैम स्पैम नहीं होती है। ठीक है, स्पैम आगे अभी इस पे प्रश्न है। स्पैम एक ऐसा ईमेल होता है जिसमें जो आपके एडवर्टाइज भरे हुए जो एडवर्टाइज होते हैं वो ईमेल पे प्राप्त होते हैं, वो स्पैम के अंतर्गत आता है। स्पैम में यही होता है ना, आप देखते होंगे कि जब ईमेल आता होगा या कॉल ही आता है तो कभी स्पैम करके लिख के आता है। तो स्पैम ऐसा होता है जो ऐसी ईमेल आईडी होती है जो एडवर्टाइज से भरी हुई होती है, तो स्पैम है नहीं। तो इसकी जो वेबसाइट करा वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, वो है सर्च इंजन। ठीक, अगला है डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना, क्या कहलाता है? तो डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना आपकी प्रोसेसिंग की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रोसेसिंग करना। इनपुट नहीं, इनपुट को कोई चीज को हम देते हैं वो इनपुट होता है। तुलना करना, कंपैरिजन करना से कोई मतलब नहीं डाटा से। ठीक है, तुलना अलग चीजें होती हैं। डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना यानी या उनको कैलकुलेट करना, ये हमारी प्रोसेसिंग का कार्य है। चौथा नंबर कह रहा है इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करने में हम प्रयोग करते हैं किसका? याहू का, गूगल का, बिंग का, उपयोग में सभी का। आप यूज करते हैं भाई, याहू का भी यूज करते हैं, गूगल का भी यूज करते हैं और बिंग्स का भी यूज करते हैं। यानी इंटरनेट पर जो भी उपलब्ध सूचनाएं होती हैं, जो भी आप चाहें, जैसे आप गूगल से कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी आपको कंफ्यूजन होता है। आज का समय ऐसा है कि अगर आपके मन में या आपके दिमाग में कोई भी ऐसी डाउट उठती है तो आप तुरंत गूगल का सहारा लेते हैं, तुरंत वहां से सर्च मारते हैं। अब चाहे आप क्रोम का यूज कर लीजिए, चाहे आप याहू का यूज कर लीजिए, चाहे आप गूगल का यूज कर लीजिए, चाहे आप बिंग्स का यूज कर लीजिए। पहले याहू बहुत तेजी से चलता था लेकिन उसके बाद गूगल और क्रोम बड़ी फास्ट से, अब गूगल और क्रोम बड़ी फास्ट चल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है सूचनाओं को तलाशने में, उपयुक्त में से सभी प्रयोग किए जाते हैं। कौन से सभी? ऑप्शन 10 सही है। अगला प्रश्न करा MS ऑफिस किसका उदाहरण है? करा MS ऑफिस जो है ये किसका उदाहरण है? हार्डवेयर का? नहीं, हार्डवेयर एक भौतिक चीजें होती हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन MS ऑफिस ऐसा कुछ नहीं है। MS ऑफिस को आप छू नहीं सकते, ये एक केवल सॉफ्टवेयर टाइप का है ये। तो हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाँ, MS ऑफिस होता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। यानी ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हम किसी भी एप्लीकेशन को रनिंग कराने के लिए MS ऑफिस का प्रयोग किया जाता है। जब तक आपकी MS ऑफिस कंप्लीट नहीं रहेगी, MS ऑफिस अच्छी तरीके से प्रोसेस नहीं रहेगा, तब तक आपका कोई भी एप्लीकेशन अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। जिससे आप कहते हैं कि हमारी सिस्टम हैंग कर रहा है, मोबाइल हैंग कर रही है, तो MS ऑफिस ये प्रोसेसिंग करते हैं वहां पे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है MS ऑफिस। वायरस, वायरस तो जानते हैं, वायरस को हो जाने से क्या होती है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण। चलिए अगला अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे हम आ जाते हैं।
अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है? कह रहा है डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है? तो इसी को देखना है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है। डेस्कटॉप डेस्कटॉप आप जानते ही हैं, डेस्कटॉप होता है लैपटॉप होता है। डेस्कटॉप से सुविधाजनक हमारा लैपटॉप हो गया है। डेस्कटॉप पे क्या होता है? डेस्कटॉप एक ही स्थान पर आप उसको रख करके नियमित रूप से आप उसका उपयोग करते हैं, और वो व्यक्तिगत संगणक के लिए होता है। उसके बाद उसको और आसान बनाने के लिए आपके पास आ गया लैपटॉप। लैपटॉप का काम क्या होता है? आप इसको किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर, कितने भी लोग आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो डेस्कटॉप, आइए हम लिख लेते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है। यहां से स्टार्ट करते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है? तो यहाँ हेडिंग आप डालिएगा क्या? डेस्कटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर। जैसे जैसे बताया जा रहा है, आपको लिखने का तरीका भी बता दिया जा रहा है कि आप किस तरीके से लिखेंगे। कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है। तो वही चीज आप लिख लीजिए। डेस्कटॉप के बारे में आप जानती हैं कि डेस्कटॉप एक ही स्थान पर, डेस्कटॉप डेस्कटॉप एक ही स्थान पर, स्थान पर एक नियमित, एक नियमित रूप से उपयोग के लिए, उपयोग के लिए एक व्यक्तिगत, एक व्यक्तिगत संगणक है, यानी कंप्यूटर है। व्यक्तिगत कंप्यूटर, कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है? संगणक, संगणक है। यही आपका क्या कहलाता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाता है। डेस्कटॉप एक ही स्थान पर एक नियमित रूप से उपयोग के लिए एक व्यक्तिगत कंप्यूटर है। ठीक है, यह आपका प्रश्न 6 रहा। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या कह रहा है? कह रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब बताइए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो यानी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर के लिए आधार का काम कार्य करता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये हमारे एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर के लिए एक आधार का कार्य करता है, वही हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। चलिए इसको लिख लेते हैं। वह सॉफ्टवेयर, वह सॉफ्टवेयर जो अतिरिक्त, जो अतिरिक्त सॉफ्टवेयर के लिए आधार के रूप में, आधार के रूप में कार्य करता है, कार्य करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर
कहलाता। ठीक, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? प्रश्न 8, एमएस पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है? एमएस पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है? ये इसको आप सुने होंगे, एमएस पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को आप सुने होंगे। इस जो पीपीटी होती है, वो यही एमएस पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर ही होती है। पीपीटी मतलब प्रेजेंटेशन जो बनाते हैं, जो किसी चीज की पीपीटी बनाते हैं आप, कहीं भी यूज करते हैं, जैसे कोई प्रैक्टिकल वगैरह होता है तो आप वहां भी पीपीटी का प्रयोग कर लेते हैं। बहुत सारे पीपीटी का मतलब बहुत सारी क्रिया, जो एक्टिविटीज होती है उसको आप एकत्रित कर करके, जैसे बहुत सारा फोटो आप एकत्रित करके एक बना लीजिए तो आपका पीपीटी के अंतर्गत आएगा। तो वही एमएस पावर पॉइंट जो होता है, ये एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। एमएस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। एम एस पावर पॉइंट पावर पॉइंट, तो आप इसको लिख लीजिए कि एमएस, एक मिनट, एमएस, एमएस पावर पॉइंट एमएस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है, होता है, जिसे पीपीटी कहते हैं, जिसे पीपीटी कहते हैं। ठीक, कहते हैं। ये है एमएस पावर पॉइंट। अगला प्रश्न की बात कर ले हम। प्रश्न 9, प्रश्न 9 क्या कह रहा है? कह रहा है प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको ये पता होगा प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। प्रिंटर आपके दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। प्रिंटर के प्रकार, नंबर एक होता है, यहाँ लिख लीजिएगा, प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार का होता है। प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर एक कौन सा? इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। नंबर दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर आपका मुख्यतः दो प्रकार का होता है। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के भी भाग होते हैं, लेकिन यहाँ पे उससे मतलब नहीं है, प्रिंटर की केवल प्रकार पूछा है तो हम प्रिंटर दो प्रकार का है उसको लिख देंगे, बस इतना ही है, क्योंकि एक नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न 10 नंबर का रहा है, वर्कशीट किसे कहते हैं? प्रश्न 10, प्रश्न 10 नंबर,
कह रहा वर्कशीट किसे कहते हैं। ठीक। वर्कशीट, वर्कशीट के बारे में लिखना है। ठीक है, तो वर्कशीट किसे कहते हैं, आप इसको जानते होंगे। वर्कशीट को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि वर्कशीट जो होता है ये कलेक्शन होता है। ये क्या करता है, एक कलेक्शन का कार्य करता है। जहां पर क्या होता है कि आप अपने डाटा रखते हैं और साथ साथ में उन्हें क्या कहते हैं, मैनिपुलेट करते रहते हैं, यानी हेर फेर करते रहते हैं, वही तो आपका वर्कशीट है। आप अपने डाटा को, जो भी कोई भी डाटा हुआ, आप उसको क्या करते हैं, इसके अंतर्गत, इसके वर्कशीट के अंतर्गत रखते हैं और उसको मैनिपुलेट करते रहते हैं। मैनिपुलेट करते रहते हैं, हेर फेर करते रहते हैं, इधर से उधर करते रहते हैं, कम ज्यादा करते रहते हैं। और कुछ गलत हुआ तो उसको सही करते हैं। ठीक है, या कुछ ऐड करना होता है तो उसको आप ऐड करते रहते हैं। तो वही चीजें है आपका क्या, वर्कशीट है। तो इसको लिख लेंगे वर्कशीट। वर्कशीट, वर्कशीट एक कलेक्शन होता है जहां पर, जहां पर आप अपने, आप अपने डाटा, डाटा मतलब आंकड़ा, रखते हैं। और साथ में, और साथ में उन्हें मैनिपुलेट, उन्हें मैनिपुलेट यानी हेर फेर, हेर फेर कर सकते हैं, सकते। ठीक, यही आपका क्या होता है, वर्कशीट होता है। ठीक है, तो ये आपका वर्कशीट हो गया। अब हम अगला बात करते हैं, प्रश्न नंबर 11 क्या क्या है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, स्पैम किसे कहते हैं। देखिए आ गई स्पैम। स्पैम, आपको बताया था कि स्पैम क्या होता है। स्पैम एक असंगत और अनचाहा ईमेल होता है, जिसमें क्या होता है, विज्ञापन भरे होते हैं, टोटली उसमें विज्ञापन एडवर्टाइज भरे होते हैं। वो एक जो हम न चाहते, जो हमें आवश्यकता नहीं है, हम उस चीज को नहीं चाहते हैं, वही चीज एक हमारा अनचाहा ईमेल होता है, जो विज्ञापन से टोटली भरा हुआ होता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 की बात कर ले। स्पैम, तो स्पैम के बारे में हम लिख लेंगे, स्पैम एक असंगत, स्पैम एक असंगत और अनचाहा, और अनचाहा ईमेल है, जो विज्ञापन से भरा होता है, जो विज्ञापन से भरा होता है, स्पैम कहलाता है। ठीक, बस इतना ही लिखना है आपको, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, एक नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया 11 नंबर। अब हम बात करते हैं लघु उत्तरी प्रश्न के बारे में। इसके बारे में, लघु उत्तरी, अभी तो अति लघु उत्तरी था, अब लघु उत्तरी प्रश्न।
लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? प्रश्न 12। अब देखिए, जो लघुत्तरी प्रश्न रहेगा ये प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लिखना होता है। प्रश्न 12 करा, हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो आप आइए जानते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। तो देखिए, आप हाइब्रिड कंप्यूटर को भी जानते होंगे, पढ़े होंगे कि हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो डिजिटल तथा एनालॉग दोनों कंप्यूटर को मिला करके एक रूप बनाता है। जो हाइब्रिड होता है, ये हाइब्रिड हमारा किससे, एक तो डिजिटल डिजिटल और दूसरा किससे, एनालॉग, इन दोनों कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। इन दोनों कंप्यूटर की क्या है, मिश्रित रूप है। ठीक, मिश्रित रूप होता है। इसमें होता क्या है कि इसमें इनपुट व आउटपुट एनालॉग के रूप में होता है, लेकिन प्रोसेसिंग डिजिटली रूप से ही होता है। और यही हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। यानी इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो डिजिटल रूप से होती है, और इसमें इनपुट व आउटपुट एनालॉग के रूप में होता है। बस यही चीजें हैं। हाइब्रिड में लिए आप ऐसे लिखिएगा चुपचाप कि कुछ नहीं करना है, वह कंप्यूटर जो डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप होता है, इसमें इनपुट व आउटपुट एनालॉग के रूप में होता है, लेकिन इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो डिजिटल के रूप में होती है। यानी इनपुट आउटपुट किसमें हुआ, एनालॉग में हुआ। इसमें क्या हुआ, देखिए, इन इसमें इनपुट इनपुट और आउटपुट हो रहा है, और डिजिटल में क्या हो रहा है, इसमें प्रोसेसिंग हो रही है। इसमें क्या हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, डिजिटली रूप से प्रोसेसिंग होती है। और एनालॉग में क्या होता है, इनपुट और आउटपुट की प्रक्रिया होती है। इसीलिए हमारा ये क्या होता है, एक मिक्सड कंप्यूटर जो हो जाता है वो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाता है। तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आइए लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर वह कंप्यूटर जो, लिख लीजिए, वह कंप्यूटर वह कंप्यूटर जो डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर का कंप्यूटर का मिश्रित रूप होता है। मिश्रित रूप होता है। इसमें इनपुट व आउटपुट व आउटपुट एनालॉग रूप में होता है। लेकिन लेकिन प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग डिजिटल डिजिटल रूप में होती है होती है। उसे अतः इस प्रकार के कंप्यूटर को होती है, इसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं।
कहते हैं। देखिए, चीजों को रटने की आवश्यकता नहीं है, चीजों को समझने की आवश्यकता है। अगर आप चीजों को समझ लिए होंगे, इसको समझ लिए होंगे, इसमें बहुत कुछ नहीं है। आपको ये पता है कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। और एनालॉग में इनपुट और आउटपुट की प्रक्रिया होती है, तथा डिजिटल में प्रोसेसिंग की प्रक्रिया होती है। बस वही आपका हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाता है। तो इसको अपनी भाषा में जरूरी थोड़ी नहीं कि हम जैसे लिख रहे हैं बिल्कुल आप वैसे लिख दीजिए। हाँ, फैक्ट, जो चीजें हैं वो फैक्ट होनी चाहिए। इधर का उधर ना हो जाए कि प्रोसेसिंग एनालॉग में चला जाए, इनपुट आउटपुट डिजिटल में चला है, तब तो गलत हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको समझने की आवश्यकता है। अगर आप समझ लेंगे तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न 13 क्या कह रहा है? लाइट पेन क्या है? आइए आपको बताते हैं। लाइट पेन, देखिए लाइट पेन एक, जैसा नाम है वैसा उसका काम भी है। यानी उसमें लाइट जैसा रहेगा, उससे कई कार्य होंगे। उससे आप चित्र भी ड्रा कर सकते हैं, है ना? बहुत सारी चीजें उसे कर सकते हैं। तो लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस भी है। एक चीज और भी याद रखिएगा, एक नंबर में ये भी पूछ लेता है कि जैसे पूछ लिया कि लाइट पेन कौन सा डिवाइस है, तो लाइट पेन इनपुट डिवाइस होता है, ना कि आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस डिवाइस है, जिसका उपयोग जिसका उपयोग क्या किया जाता है, किसकी, क्या करने के लिए? जिसका उपयोग कंप्यूटर के कैथोड रे उपयोग, कई चीजों में यूज किया जाता है इसका, जिसका उपयोग कंप्यूटर के कैथोड रे कैथोड गलत लिख दिया गया है। कैथोड कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले के साथ कनेक्ट होकर के, यानी के साथ संयोजन में किया जाता है। इसका प्रयोग इसका प्रयोग किसमें? लिखने व आरेख तथा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए किया जाता है। चयन करने के लिए किया जाता है। ठीक, ये रहा हमारा लाइट पेन। लाइट पेन का इतना इतना उपयोग है। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग कंप्यूटर के कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले से जोड़ दिया जाता है इसको। और इसका प्रयोग लिखने व आरेख बनाने वो ऑब्जेक्ट को चयन करने के लिए किया जाता है। ऑब्जेक्ट का चयन करने का मतलब, जैसे सपोज दैट आप, आपके पास क्या है,
एक लैपटॉप है और उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपकी स्क्रीन पे है, तो उसको उस लाइट पेन से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसको हम ओपन कर सकते हैं। ये लाइट पेन का काम होता है। लाइट पेन में लाइट भी लगी हुई होती है और लाइट जलती रहती है, अंधेरे में भी आप उससे यूज कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न 14 क्या कर रहा है, मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर बताइए। कह रहा है मल्टीमीडिया क्या है और मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर बताइए। तो आई थिंक मल्टीमीडिया के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, पढ़ाया गया है। आप इसको पिछले वीडियो में बताया गया है इसको, क्योंकि पिछले वीडियो में कहने का मतलब 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है और वहां पे इसको बताया गया है, बाकायदा चर्चा किया गया है। आप वहां जाके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, फैक्स की विशेषताएं बताइए। कह रहे फैक्स की विशेषता क्या है, इसको बताना है। तो चलिए फैक्स की विशेषता, क्वेश्चन नंबर 15। 14 नंबर आप देख लीजिएगा पिछले वीडियो से। फैक्स की विशेषता, देखिए फैक्स की विशेषता क्या है कि फैक्स एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और जिसका कार्य क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होता है। इसके माध्यम से आप मूल प्रति को भेजते हैं और वहां से क्या होता है, फोटोकॉपी को निकाल दिया जाता है। तो यही तो आपका फैक्स है। ऐसा नहीं है कि हम फैक्स के माध्यम से कोई भी चीज भेज देते हैं और उसको आप यूज नहीं कर पाएंगे। नहीं, फैक्स के माध्यम से कोई भी चीज आप भेजते हैं, मूल प्रति भेजते हैं, तो उसकी फोटोकॉपी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो यही चीज आप लिख सकते हैं कि फैक्स, फैक्स एक तरह से, एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, डिवाइस होता है जिसका कार्य, जिसका कार्य डॉक्यूमेंट्स को, डॉक्यूमेंट्स को एक स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, भेजना होता है। ठीक, भेजना होता है। और इसके माध्यम से, और इसके माध्यम से मूल प्रति, मूल प्रति को फोटो कॉपी, फोटो कॉपी, फोटो कॉपी के स्वरूप, स्वरूप भेजा जाता है। जब फोटो कॉपी के स्वरूप भेजा जाएगा तो फोटो कॉपी ही मिलेगा आपको ना। जब हम उसको निकालेंगे, सपोज दैट कोई मेरे घर से या आपके घर से कोई चीज भेजा, फैक्स किया हुआ है, किसी डॉक्यूमेंट्स की मूल प्रति को फोटोकॉपी करके भेजा हुआ है, तो हम उसको निकलवाएंगे तो हमको मूल प्रति नहीं प्राप्त होगा, हमको फोटोकॉपी ही प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है,
कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसमें सर्वर की क्या क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? पहले कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में देख लीजिए। प्रश्न नंबर 16। कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक। कंप्यूटर नेटवर्क। आइए देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क होता है जब दो या दो से अधिक हम कंप्यूटरों को अन्य उपकरण के साथ जोड़ देते हैं, तो वह नेटवर्क, तो वह क्या होता है? हमारा कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसी प्रणाली है जो सूचना प्रसारित करने और साझा करने के लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटिंग उपकरणों को जोड़ता है। ठीक। दो या दो से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ता है। तो चलिए हम लिख लेते हैं इसको। कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसी एक ऐसी प्रणाली है जो सूचना प्रसारित सूचना प्रसारित करने और करने और सूचना प्रसारित करने और साझा करने के लिए साझा करने के लिए साझा करने के लिए दो या दो से अधिक क्या करता है? दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक कंप्यूटिंग उपकरण को उपकरण को उपकरणों को जोड़ता है जोड़ता है। क्या कहलाता है? कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। उसके बाद कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क के सर्वर की क्या भूमिका है। तो हम इसे सर्वर की भूमिका के बारे में बात कर लेते हैं। सर्वर की भूमिका। अगली हेडिंग डाल लीजिएगा आप, सर्वर की भूमिका। आप बताइए सर्वर की भूमिका क्या होती है, यानी सर्वर का कार्य क्या होता है? तो यही होता है ना कि एक ही सर्वर से क्या होता है, या एक ही नेटवर्क में अनगिनत कई लोग यूज करते हैं उस चीज को, और वो सेवा प्रदान करता है, तो वही उस सर्वर का काम करता है। यानी एक ही नेटवर्क में अनगिनत उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करना ही क्या कहलाता है? सर्वर कहलाता है, यानी सर्वर की भूमिका होती है। जिससे तेज क्या होता है? तेज नेटवर्क कनेक्शन जैसी विभिन्न आवश्यकताएं सामने आती हैं। तो इसी चीज को हम लिख लेंगे। एक ही नेटवर्क एक ही नेटवर्क में अनगिनत उपयोगकर्ताओं उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करना सेवा प्रदान करना सर्वर का
काम होता है। ठीक, सर्वर का क्या होता है? सर्वर का काम होता है। जिससे क्या होता है? जिससे तेज नेटवर्क, तेज नेटवर्क, तेज नेटवर्क कनेक्शन जैसी, तेज नेटवर्क कनेक्शन जैसी विभिन्न आवश्यकताएं सामने आ जाती हैं। विभिन्न आवश्यकताएं सामने आ जाती है। यही आपके सर्वर की भूमिका है। ठीक है, थोड़ा प्रश्न बड़ा था, लेकिन आपको ये इतना लिखना पड़ेगा कि पूछा ही ऐसा है, उसमें 2 प्रश्न पूछ लिया है। अब प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं हम। प्रश्न 17 क्या कह रहा है? इंटरनेट क्या है, इसका कार्य क्या है? आप कह रहा है इंटरनेट क्या है और इसका कार्य क्या है। तो आइए इंटरनेट के बारे में देखते हैं और इसके कार्य के बारे में। इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में पहले जान लीजिए, इंटरनेट क्या होता है। आप सभी लोग यूज करते हैं, हमेशा यूज करते हैं इंटरनेट। तो ये क्या है? तो आप ये इस चीज को तो आपको पता होगा कि आप कहीं भी किसी भी कंडीशन रहे, हर जगह आप इंटरनेट का प्रयोग कर ले रहे हैं। हाँ, कुछ जगह ऐसी होंगी जहां पर इंटरनेट का फैलाव नहीं हुआ होगा, वहां नेटवर्किंग सिस्टम नहीं सही होगा, तो वहां इंटरनेट नहीं चल पाता है। तो आप सीधा सीधा इसको ये कह सकते हैं कि पूरे संसार में फैला हुआ ऐसा नेटवर्क इंटरनेट है जिस पर किसी का भी स्वामित्व यानी ऑनरशिप नहीं है, कोई इसका ऑनरशिप नहीं है। लेकिन हाँ, ये होता है कि इंटरनेट को नियंत्रण करने के लिए विश्व भर में एक कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रत्येक देश में कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नियुक्त किए जाते हैं, जिससे क्या करते हैं तो उस चीज को प्रोवाइड कराते रहते हैं, उसका मेंटेनेंस वगैरह देखते रहते हैं। ठीक है, तो यही आपका इंटरनेट होता है। तो पहले इंटरनेट के बारे में लेते हैं। जैसे जैसे हम बात की वही चीज को हम लिखने की कोशिश करेंगे कि पूरे संसार में यानी पूरे वर्ल्ड में फैला फैला हुआ ऐसा नेटवर्क इंटरनेट इंटरनेट है, जिस पर जिस पर किसी का भी क्या हो, किसी का भी स्वामित्व 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 का मतलब होता है ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब जैसे किसी चीज के ऑनर होते हैं, तो वैसे इसमें भी इसे कोई ऑनरशिप नहीं होते हैं। बस ये है कि इसको प्रत्येक दशा में सही तरीके से चलाने के लिए, ठीक है, एक सर्विस प्रोवाइडर की आवश्यकता होती है जिसको नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो जिस पर किसी का भी स्वामित्व नहीं है, नहीं है, इंटरनेट इंटरनेट ने इंटरनेट ने इंटरनेट नियंत्रण ने ऐसे लीजिएगा, इंटरनेट नियंत्रण ने विश्व भर में इंटरनेट
कनेक्शन प्रदान करने के लिए, प्रदान करने के लिए प्रत्येक देश में क्या किया है? प्रत्येक देश में कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस सर्विस प्रोवाइडर नियुक्त किए हैं। यही आपका इंटरनेट है। ठीक। अब आगे क्या पूछ रहा था? ये भी कह रहा था कि इंटरनेट का कार्य क्या है। तो इंटरनेट का कार्य क्या है इसको भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि आप प्रतिदिन इसी पे कार्य करते हैं, इसी के माध्यम से कार्य करते हैं। तो यहाँ लिख लीजिएगा इंटरनेट के कार्य, इंटरनेट के कार्य। अब इंटरनेट के कार्य क्या है? देखिए, इंटरनेट का कार्य है कि आप इंटरनेट का उपयोग करके बड़ी या छोटी दूरी पर संचार करने, दुनिया में किसी भी स्थान में जानकारी साझा करने, न्यूज देखने, किसी भी प्रश्न का उत्तर जांचने में, यानी कुछ भी जो भी आप कार्य करते हैं, जैसे आप न्यूज देखते हैं, तो आप घर बैठे बैठे आप सारी देश दुनिया का न्यूज देख लेते हैं। ठीक है। कोई चीज प्रॉब्लम हुई तो आप तुरंत गूगल पे सर्च कर लेते हैं। ठीक है ना? और आप बात कर ले रहे हैं, वीडियो कॉल बात कर ले रहे हैं, तो ये सब इंटरनेट का ही तो कार्य है। तो वही चीजें हम इसमें लिख लेंगे कि सामान्य तौर पर इंटरनेट का उपयोग बड़ी या छोटी बड़ी या छोटी दूरी पर दूरी पर संचार करने, यानी बात करने, संचार करने, दुनिया में किसी भी दुनिया में किसी भी स्थान की जानकारी प्राप्त करने इत्यादि इत्यादि के लिए किया जाता है। क्या? इंटरनेट का कार्य, इंटरनेट का प्रयोग किया जाता। ठीक। ये आपके इंटरनेट के कार्य हैं। ये आप इंटरनेट के बारे में आप जानते हैं, आप अपनी भाषा में, जरूरी नहीं कि यही लिखें, आप इस चीज को समझ लीजिए और इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझाइए। जरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझाइए। प्रश्न 18। प्रश्न 18, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझाइए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, जिसमें क्या करते हैं, अक्षरों वाले कॉलम और क्रमांकित पंक्तियों द्वारा क्या होती है, व्यवस्थित सेल शामिल होते हैं। ठीक है। इसमें हम बड़ी आसानी से डेटा को हेर फेर और उसे गणितीय सूत्रों में परिवर्तन कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के द्वारा होता है। इसको अगर हम लिख लें तो कुछ इस तरीके से होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें अक्षरों वाले कॉलम अक्षरों वाले कॉलम और क्रमांकित 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 पंक्तियों द्वारा क्यों नहीं चल रहा है भाई सही पंक्तियों द्वारा व्यवस्थित सेल शामिल है। यह आसान आसान डेटा आसान डेटा आसान डेटा हेर फेर और क्या करता है डेटा को गणितीय सूत्रों में सूत्रों में क्या करता है गणित आसान डेटा हेर फेर और डेटा को गणितीय सूत्रों में परिवर्तित गणितीय सूत्रों में परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान करता है अनुमति देता है। ये काम किसका होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का होता है। ठीक है तो ये आपके 18 प्रश्न रहे 18 प्रश्न बता दिए गए हैं अच्छे तरीके से लिखा गया है इसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो आप अपनी भाषा में इसको समझ जाएंगे क्योंकि आप मोबाइल अगर यूज करते हैं टैबलेट यूज करते हैं और लैपटॉप यूज करते हैं तो आप आसानी से इस चीज को समझ जाएंगे इसमें बहुत कुछ नहीं है बस इसको समझना है रटना नहीं है समझ लेंगे तो आप इसको अपनी भाषा में लिख लेंगे ठीक है तो ये 18 प्रश्न करा दिया गया है 2019 का ये प्रश्न पत्र था इसको भी खत्म कर दिया गया है इसके बाद हम 2022 के प्रश्न पत्र को खत्म कर लेंगे उसके बाद अगर हमको 16 18 18 हो गया 19 22 इसको अगर और भी 17 वगैरह का अगर प्रश्न पत्र मिल जा रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर मिल जा रहा है तो मैं उसको भी सॉल्व करा दूंगा ठीक है तो चलिए दोस्तों फिर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए मन लगा के पढ़ाई करिए आपके पास समय अब बिल्कुल कम है और चीजें बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए है ठीक है तो चलिए ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए ओके